प्राचीन मिस्र। इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पिरामिड, ममी, रहस्यमयी कहानियां, है ना? ये एक ऐसी सभ्यता है जो पत्थरों और कहानियों में पहेलियां छोड़ गई और आज भी हजारों साल बाद हमें अपनी तरफ खींचती है। तो आज हम इन्हीं कुछ पहेलियों में उतरेंगे, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। और सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर ये महान पिरामिड बने कैसे? मतलब ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये तो मिस्र के सारे रहस्यों की दुनिया का, समझिए, एक दरवाजा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23 लाख। गीजा के ग्रेट पिरामिड में 2.3 मिलियन यानी 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे हैं। सोचिए, 23 लाख! ये स्केल ही अपने आप में दिमाग को चकरा देता है ना? और बात सिर्फ गिनती की नहीं है, वजन की भी है। इनमें से कुछ ब्लॉक का वजन 80 टन तक था। 80 टन! जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न क्रेन या मशीन के, सिर्फ तांबे के औजारों और इंसानी ताकत से ये कैसे मुमकिन हुआ? ये एक ऐसी इंजीनियरिंग पहेली है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। तो चलिए इन्हीं कुछ महान अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। ये वो पहेलियां हैं जो मिस्र के लोग हमारे लिए छोड़ गए। और ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये असल फिजिकल पहेलियां हैं जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। और पहली पहेली है नेफरतीती की लापता कब्र। नेफरतीती मिस्र की सबसे ताकतवर और खूबसूरत रानियों में से एक। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका अंतिम विश्राम स्थल आज तक एक रहस्य बना हुआ है। और यही बात तो हैरान करती है। वो फिरौन आखिनातिन की पत्नी थीं, एक बहुत ही पावरफुल रानी। उनका ये जो मशहूर बस्ट है वो उन्हें पूरी प्राचीन दुनिया का एक आइकॉन बनाता है। पर इतनी शोहरत और ताकत के बावजूद उनकी कब्र का कोई अता पता नहीं। वो कहाँ है, कोई नहीं जानता। अब चलते हैं एक और बड़े रहस्य की तरफ, स्फिंक्स की पहेली। शेर का शरीर और इंसान का सिर, ये विशाल मूर्ति सदियों से वहीं खड़ी है। और सबसे अजीब बात, इसके बारे में कहीं कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कुछ नहीं पता। ये बस वहां है, हजारों सालों से खामोश, सब कुछ देखती हुई। और इसकी उम्र को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चलती है। देखिए, एक तरफ तो ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका मानना है कि इसे पिरामिड के साथ ही बनाया गया था, पर दूसरी तरफ कुछ जियोलॉजिस्ट हैं जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि स्फिंक्स के चारों ओर जो चट्टानें हैं उन पर पानी के कटाव के निशान हैं, और ये निशान बताते हैं कि ये पिरामिड से भी हजारों साल पुराना हो सकता है। मतलब एक ऐसे वक्त का जब मिस्र का मौसम बिल्कुल अलग था। तो सच क्या है, ये बहस आज भी चल रही है। अच्छा, अब बात करते हैं बॉय किंग तूतनखामेन की। उनकी कब्र जब मिली थी तो दुनिया भर में सनसनी मच गई थी। लेकिन उस खजाने के साथ एक बड़ा सवाल भी था, इतनी कम उम्र में उनकी मौत कैसे हुई? ये रहस्य भी सालों तक लोगों को उलझाए रहा। पहले तो सबको यही लगता था कि उनकी हत्या हुई थी, किसी साजिश का शिकार हुए थे। लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया है। डीएनए एनालिसिस और सीटी स्कैन से पता चलता है कि मामला शायद कुछ और था। ऐसा लगता है कि उनकी मौत कई चीजों का नतीजा थी, कुछ जेनेटिक बीमारियां, और साथ ही उनके पैर में एक फ्रैक्चर हुआ था जिसमें शायद इन्फेक्शन हो गया। तो मर्डर नहीं, बल्कि एक दुखद हादसा। लेकिन एक मिनट रुकते हैं, हम तो उनकी बनाई हुई चीजों की पहेलियां सुलझाने में लगे हैं, पर क्या हमने ये सोचा कि वो खुद अपनी दुनिया की पहेलियों को कैसे सुलझाते थे? सूरज क्यों उगता है, मौत के बाद क्या होता है, इन सवालों के उनके अपने क्या जवाब थे? और यहीं से हम इस कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, उनके मिथक, मतलब वो कहानियां जो असल में उन पहेलियों के जवाब थीं जो उन्होंने खुद के लिए ढूंढे थे। ये कहानियां उनके लिए एक तरह से यूनिवर्स को समझने का नक्शा थीं। और इन सब में सबसे जरूरी कहानी थी ओसिरिस की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये अच्छाई और बुराई, या कहीं की व्यवस्था और अराजकता के बीच की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का सिंबल थी। होरस जो व्यवस्था के प्रतीक थे, और सेट जो अराजकता का। ये कहानी उनके पूरे नजरिए, उनके वर्ल्ड व्यू का सेंटर पॉइंट थी। ये कहानी एक ग्रैंड डिवाइन ड्रामा जैसी है, 4 एक्ट्स में। पहला एक्ट मर्डर, अराजकता का देवता सेट जलन के मारे अपने ही भाई राजा ओसिरिस को मार देता है। दूसरा एक्ट रीअसेंबली,
ओसिरिस की पत्नी आइसिस उनके शरीर को ढूंढती है और जादू से उन्हें फिर से जिंदा कर देती हैं। तीसरा एक्ट बर्थ, उनके बेटे होरस का जन्म होता है जो सिंहासन का असली वारिस है। और चौथा और आखिरी एक्ट रिवेंज, होरस बड़ा होकर अपने पिता का बदला लेने और दुनिया में फिर से व्यवस्था कायम करने के लिए सेट से एक जबरदस्त लड़ाई लड़ता है। एक और ऐसी ही जरूरी कहानी है सूर्यदेव रा की रोज की यात्रा की। ये कहानी समझाती थी कि दिन और रात क्यों होते हैं। उनके लिए ये सिर्फ आसमान में सूरज का घूमना नहीं था, बल्कि ये रोज लड़ी जाने वाली एक दिव्य जंग थी। सोचिए, ये एक कभी न खत्म होने वाला सफर था। हर सुबह सूर्योदय के वक्त रा अपनी सुनहरी नाव में आसमान का सफर शुरू करते। दोपहर तक वो अपनी ताकत के शिखर पर होते, पूरी दुनिया के ऊपर। फिर सूर्यास्त के साथ वो अंधेरी दुनिया यानी दुआत में उतरना शुरू करते, और वहां पूरी रात उन्हें एक विशाल सांप एपेप से लड़ना पड़ता था जो अराजकता का प्रतीक था। ये लड़ाई इसलिए जरूरी थी ताकि अगली सुबह हो सके। मतलब हर सूर्योदय अपने आप में एक जीती हुई जंग था। तो हमारे पास दो चीजें हैं, पत्थर और कहानी। एक तरफ वो रहस्य जो उन्होंने पीछे छोड़े और दूसरी तरफ वो जवाब जो उन्होंने खुद बनाए। तो जब हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो ये पहेलियां हमें प्राचीन मिस्र के बारे में आखिर बताती क्या हैं? और यहीं पर ये दोनों धागे आकर जुड़ते हैं। देखिए, एक तरफ है फिजिकल रहस्य, उनके पिरामिड्स, उनकी कब्रें, उनकी मूर्तियां, ये सब क्या दिखाते हैं? उनका जुनून हमेशा के लिए बने रहने का, फिजिकल दुनिया पर जीत हासिल करने का। और दूसरी तरफ है उनकी कहानियां, उनके देवता, मौत के बाद की जिंदगी, व्यवस्था की बातें। ये दिखाती है उनका जुनून, मतलब ढूंढने का, इस दुनिया की कंफ्यूजन और केओस पर जीत हासिल करने का। तो बात चाहे पत्थर की कब्रों की हो या देवताओं की कहानियों की, एक बात साफ है, प्राचीन मिस्र के लोग हर चीज अनंत काल के लिए बना रहे थे। उनका एक ही मकसद था, हर चीज को, हर विचार को समय से भी आगे ले जाना। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हमें उनके बारे में ज्यादा क्या पता चलता है? उन रहस्यों से जो उन्होंने पत्थरों में छोड़े या उन जवाबों से जो उन्होंने अपनी कहानियों में लिखे? शायद इस सवाल का जवाब ही सबसे बड़ी पहेली है।